साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम जिसका नाम है सॉलिटरी रीपर। अगर हम सॉलिटरी रीपर की बात करें तो इसमें सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, एकांत, एकदम अकेली जगह, और रीपर का मतलब होता है फसल काटने वाली। यानी कि यहाँ पर ये लड़की आपको दिख रही होगी पिक में। तो इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ स्कॉटलैंड के टूर पर जाते हैं, तभी रास्ते में क्या देखते हैं कि एक अकेली लड़की अपने खेतों में क्या कर रही होती है, फसल को काट रही होती है। वहीं से विलियम वर्ड्सवर्थ इस टाइटल को उठाते हैं और तभी इस पोएम का एक टाइटल नेम दिया जाता है सॉलिटरी रीपर, अकेली फसल काटने वाली एक लड़की। और ये जो पोएम है ना विलियम वर्ड्सवर्थ की, ये लिरिक और साथ ही साथ कुछ क्रिटिक इसको क्या मानते हैं, बैलड मानते हैं। लेकिन आयोग ने जब 2016 का जो पेपर हुआ था उसमें ना तो लिरिक माना है और ना ही बैलड माना है इसको। ठीक है, अगला नेक्स्ट, ईच स्टेंजा, इसमें टोटल कितने स्टेंजा हैं ये भी ध्यान बनाए रखना। इस पोएम में टोटल स्टेंजा कितने हैं, 4 हैं, और प्रत्येक स्टेंजा में 8 लाइनें हैं। ठीक है, इसका मतलब 8 चौक 32, यानी कि टोटल पोएम में कितनी लाइनें हो गई, 32 लाइनें हो गई। और इस पोएम को पब्लिश करवाया गया है। देखिए, इस पोएम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं उनको हमने यहाँ पर मेंशन किया है, जहाँ से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला की फैक्ट है कि ये जो सॉलिटरी रीपर पोएम है, ठीक है, वो विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या है, एक लिरिक है। लेकिन कुछ क्रिटिक कंसीडर इसको मानते हैं, क्या मानते हैं, बैलड मानते हैं, और ये पब्लिश हुई है 1807 में। ये जो सॉलिटरी रीपर है, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या है, एक लिरिक है, गीत है, लेकिन कुछ आलोचक इसको क्या बैलड मानते हैं, और ये पब्लिश कब हुई, 1807 में प्रकाशित हुई। इसका दूसरा की पॉइंट है, पोएम सीम्स टू बी मोर विजन देन अ पीस ऑफ इमेजिनेशन। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक कविता है वो कल्पना के टुकड़े, यानी कि जो इमेजिनेशन, पीस ऑफ इमेजिनेशन है, आज थोड़ा इमेजिनेशन आज कर लिया, थोड़ा कल कर लिया, इसी को हम पीस ऑफ इमेजिनेशन कहते हैं, से अधिक एक दृष्टि में प्रतीत होता है। यानी कि ये जो उन्होंने पीस ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि आज थोड़ी बातें इमेजिन कर ली, कल कर ली, ऐसा नहीं। जब ये स्कॉटलैंड के टूर पर जा रहे थे और इन्होंने खेत में एक अकेली लड़की को, स्कॉटलैंड की लड़की को हाईलैंड पहाड़ियों में गीत गाते हुए सुना, तो एक बार में पूरा विजन इनके दिमाग में आ गया। यानी कि तो ये क्या है, फुल विजन था। ये कविता जो लिखी गई है वो फुल विजन में लिखी गई है, एक ही बार में। अगला नेक्स्ट क्या है, वर्ड्सवर्थ गेट्स एन आइडिया, और विलियम वर्ड्सवर्थ को ये आइडिया मिलता है, ये विचार कहाँ से आता है, कंपोजिंग दिस पोएम, इस कविता को कंपोजिंग करने का विचार भाई कहाँ से आता है, कब आता है, बेन मीन्स जब ही पासिस, वो गुजरते हैं, थ्रो मीन्स मेन से होकर के, फील्ड खेतों में से होकर के, बेयर ही सी, जहां वो देखते हैं, अ हाईलैंड हिल गर्ल, एक हाईलैंड की पहाड़ियों पर एक लड़की को देखते हैं, वहां पर वो लड़की अकेली अपने खेतों में गा रही होती है। वहीं से इस कविता को लिखने का विचार विलियम वर्ड्सवर्थ के दिमाग में आता है। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ को इस कविता को रचना करने का विचार तब आता है जब वह एक ऐसे क्षेत्र से, एक ऐसे खेत से होकर के गुजरता है जहां उसे एक पहाड़ी पर एक पहाड़ी लड़की दिखाई पड़ती है, एक गीत गाती हुई लड़की दिखाई देती है। और अगला, द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हाइल रीपिंग, और वो लड़की क्या कर रही थी, लड़की जो है गा रही थी, द गर्ल इज सिंगिंग, गा रही थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, अ सॉन्ग, एक गीत गा रही थी, कब, व्हाइल रीपिंग, और साथ ही साथ वो क्या कर रही थी, अपनी फसल की कटाई भी कर रही थी। भाइल, जब रीपिंग, काटते हुए, यानी कि अपनी फसल को काटते हुए वो हाईलैंड की गर्ल क्या कर रही थी, एक गीत गा रही थी। अगला की पॉइंट है, सी सीम्स, वो देखती थी टू बी सिंगिंग, और जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने उस लड़की को खेत में गीत गाते हुए सुना तो उन्हें उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आई कि वो लड़की किस लैंग्वेज में उस गीत को गा रही है। तभी सी सीम्स, उससे दिखता है टू बी सिंगिंग इन गैलिक, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे वो एक गैलिक लैंग्वेज में गा रही हो। गैलिक का मतलब होता है एक ऐसी लैंग्वेज जो अस्पष्ट हो, अच्छे से समझ ना आए। इस पोएम में टोटल लाइनें कितनी है, ठीक है, 32 लाइनें हैं। स्टेंजा कितनी है, 4 स्टेंजा हैं। प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं, 8 लाइनें हैं। इसके बाद नेक्स्ट, द पोएट इज अ डेमोक्रेट, ही बिलीव्स इन द इक्वलिटी ऑफ जेंडर, और ये जो कवि है ना वो डेमोक्रेट में, प्रजातंत्र में बिलीव करता है, और किस में बिलीव, वह लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वलिटी में भी बिलीव करता है। ही मेक्स अ सिंपल स्कॉटिश मैडन द हीरोइन ऑफ दिस
पोइम। अगर इस पोइम के मेन कैरेक्टर की बात करें, हीरोइन की बात करें, नायिका की बात करें, तो वो कौन है? एक स्कॉटिश युवती है। यही स्कॉटिश मैडन एक युवती है, ठीक है। कौन है? एक लड़की है। उसी को सेंट्रल फिगर मान करके विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस कविता की रचना की है। दिस सॉन्ग ऑफ दिस गर्ल, इस लड़की का जो गीत था, इज मोर थ्रिलिंग, ये बहुत ज्यादा थ्रिलिंग था। थ्रिलिंग का मतलब होता है रोमांचकारी, और इतना ज्यादा रोमांचकारी था देन डेड ऑफ अ नाइटिंगल आर कुकू, यानी कि वहां पर जो नाइटिंगल एक पक्षी होता है और कुकू भी क्या है? एक पक्षी का नाम है। तो यहां पर ये बोलते हैं कि इस लड़की का गीत उस नाइटिंगल और उस कुकू यानी कि कोकिला और कोयल के गीत से भी अधिक ज्यादा थ्रिलिंग था, रोमांचकारी था। थ्रिलिंग का मतलब रोमांचकारी। द म्यूजिक ऑफ दिस पोइम, इस पोइम का म्यूजिक हैज अ मैजिकल हाउंटिंग इक्वालिटी। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस कविता में जो संगीत है वो एक हाउंटिंग क्वालिटी का है। हाउंटिंग क्वालिटी का मतलब ये है, इसमें थोड़ा सा डरावना टाइप का संगीत नहीं है, जादुई भूतिया वाला संगीत दिया गया है, ऐसा लगता है। अब किसमें? जो वो लड़की गीत गा रही थी उसमें इतनी, उसकी आवाज में इतना दर्द था कि जैसे कि वो कोई बहुत दुखी गीत गा रही हो। इट सीम्स, ऐसा लगता था डेट की सी सिंगिंग अ सैड सॉन्ग ऑफ नेचुरल सारो। और वो जो सैड सॉन्ग गा रही है वो किस पे हो सकता है? नेचुरल सारो, जैसे कोई भी प्राकृतिक दुख, जैसे किसी की मृत्यु हो गई, हो सकता है वो उसके किसी करीबी की मृत्यु हो गई हो, आज उसे याद आ गई हो, तो वह उसकी मृत्यु को याद करके कोई दुखी गीत गा रही हो, या लॉस और पेन, या किसी और तरीके का भी लॉस या दर्द हो सकता है, या किसी पुराने युद्ध के बारे में भी उसका वो गीत हो सकता है। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ को कुछ बहुत ज्यादा समझ ही नहीं आ रहा था जो वो बता देते कि ये गीत जो है वो किसके बारे में है। बस उन्होंने उसकी टोन से एक आइडिया लगा लिया। जैसे नहीं हम लोग होते हैं कि सैड सॉन्ग अगर पूरे दिन भर सुन लो तो टोन से ही हम लोग भी सैड हो जाते हैं, तो वैसे ही जो सैड सॉन्ग होते हैं उनकी टोन ही अलग होती है। बट लेकिन ही इज नॉट श्योर, उसे नहीं पता वॉट ही इज नॉट श्योर ऑफ द थीम, बट उन्हें नहीं पता वॉट इज द थीम ऑफ द सॉन्ग। ओके, उन्हें ये नहीं जानकारी है कि इस लड़की के द्वारा जो गीत गाया जा रहा है उसका थीम क्या है, किस विषय वस्तु पर आधारित ये लड़की गीत गा रही है। सी कंटिन्यूज, वो लगातार गाती रहती है। ओके, वाइल वर्किंग, और काम भी करती है, यानी कि काम करते हुए वो लगातार गीत को क्या कर रही थी? अपने गीत को गा रही थी। द पोइट लिसन्स टू हर सॉन्ग, कभी वहां से होकर के गुजर रहा था तो कभी ने उसके गीत को सुना। वाइल माउंटिंग अप टू द हिल, क्योंकि ये जा कहां रहा था? माउंटिंग अप टू द हिल, यानी कि कभी पहाड़ी पर चढ़ते हुए। माउंटिंग अप का मतलब होता है चढ़ते हुए, और किस पे? टू द हिल, पहाड़ी पर चढ़ते हुए वो क्या कर रही थी? गीत को गा रही थी। बात क्लियर है ना? अब नेक्स्ट देखो, और इस पोइम की लास्ट लाइनें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट तो ये पूरी पोइम हर एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट लाइनें इसकी विशेष ध्यान देना है। क्या कहता है? द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, द म्यूजिक इन माई हार्ट, मेरे दिल में जो संगीत है, ओके, इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर, यानी कि जिस संगीत को मैंने सुना वो मेरे दिल में समा गया, और लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर, और अब इस तरीके का संगीत मुझे बहुत लंबे समय तक सुनाई नहीं देगा। उनके कहने का मतलब एक बार ये भी मैं बता दूं, वहां पे क्या होते हैं कि जब ये पहाड़ियों के ऊपर चल रहे होते हैं, ओके, तब लड़की का गाना अभी तक उनके दिल में गूंज रहा होता है। हालांकि अब इस बात को बहुत समय हो चुका है, अब मैं उसकी आवाज को नहीं सुन पाता हूं, ठीक है। इट वॉज हियर्ड नो मोर लॉन्ग आफ्टर, बहुत लंबे समय से मैंने उसकी आवाज को नहीं सुना, ठीक है। अब हम इसकी लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस पोएम को डिस्कस करने से पहले इस पोएम के बारे में 2-3 बातें आप जान लो। पहली बात यह है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम किसको डेडिकेट की है, यानी कि किसको एड्रेस करके लिख रहे हैं। तो ये अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ और इनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे एसटी कॉलेज, उनको डेडिकेट करते हुए, उनको एड्रेसिंग करते हुए, एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए कभी विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोएम को लिख रहे हैं। दूसरी पोएम इसमें यह जानने वाली है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को इस पोएम को लिखने का विचार कैसे आता है। तो एक बार ये स्कॉटलैंड के टूर पर जा रहे थे, तभी ये रास्ते में क्या देखते हैं, एक अकेली लड़की को हाईलैंड की पहाड़ियों में
खेत पर काम करते हुए फसल की कटाई करते हुए देखते हैं और वो फसल को काटने के साथ साथ कुछ गुनगुना रही होती है, कुछ गाना गा रही होती है, तभी उसके गाने को सुनकर के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं एकदम, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। और जब ये टूर से अपने वापस आते हैं तो वो बात इनके दिलो दिमाग पर छप जाती है और तभी इस कविता को ये लिख देते हैं। वहीं से इस कविता को लिखने का विचार इनके दिमाग में आया, सॉलिटरी रीपर। इसीलिए इस पोएम का टाइटल भी रखा गया सॉलिटरी, यानी कि अकेले, रीपर यानी कि फसल को काटने वाली। तो इसकी पहली लाइन देख लो, बिहोल्ड हर, उसको देखो, किसको देखो, बिहोल्ड मीन्स होता है देखना, हर मीन्स उसको, उसको किसको, उस लड़की को, कहाँ, इन दी फील्ड, खेत में, और वो कैसी है, एकदम अकेली है, उस खेत में कोई और नहीं है, सिंगल इन दी फील्ड। इयोन, इयोन का मतलब होता है भाई वहां, इयोन मीन्स भी क्या होता है, वहां देखो, उधर देखो। सॉलिटरी एकदम अकेली है, हाईलैंड, हाईलैंड की पहाड़ियां हैं। ये एक्चुअली क्या है मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। स्कॉटलैंड जो है वो दो भागों में डिवाइड है, एक हाईलैंड और दूसरा लोलैंड के क्षेत्र में। तो हाईलैंड का क्षेत्र जो है वो क्षेत्र कहलाता है जिसमें पहाड़ियां ही पहाड़ियां, हिल एरिया है, ठीक है, और लोलैंड का क्षेत्र वो कहलाता है जहां पर समतल भूमि है। तो यहाँ पे हाईलैंड एरिया है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में कोई एक सिंगल खेत है और उस खेत में ये लड़की, लैस मीन्स होता है भाई लड़की और इसका अपोजिट होता है लैड, LAD, लैड मीन्स लड़का, लैस मीन्स लड़की। तो अकेली लड़की उन जो है पहाड़ियों में क्या कर रही है, पहाड़ियों के जो खेत है, खेत में वो अकेले एकदम फसल को काट रही, रीपिंग काट रही है और काटते ही काटते क्या कर रही है, सिंगिंग गा रही है बाई हर सेल्फ, स्वयं से। तो यहाँ पर जो पोइट है ना वो रीडर से कहते हैं कि देखो उसे, जो स्कॉटलैंड की पहाड़ी क्षेत्रों वाले एरिया में जो खेत है, उस खेत में एक जवान लड़की अकेली फसल काट रही है और फसल को काटने के साथ साथ वह एक गीत भी गा रही है, ठीक है। स्टॉप हियर, फिर पोइट लोगों से प्रार्थना करता है कि या तो आप यहीं रुक जाओ और जेंटली पास, या फिर जो है उस लड़की के गाने को बिना डिस्टर्ब किए हुए यहां से निकल जाओ। यानी कि अगर आपको उस लड़की का गाना सुनने में अच्छा लग रहा है तो स्टॉप हियर, आप चुपचाप खड़े होकर के यहां पर उसका गाना सुन लो। अगर आपको कोई जरूरी काम है या कहीं जाना है या उसका गाया हुआ गीत आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप चुपचाप उसे बिना डिस्टर्ब किए हुए यहां से जेंटली पास चले जाओ। अलोन, अकेले है, क्या कहा गया, वह लड़की एकदम अकेली ही फसल काट रही है। अलोन सीकर्स, वो लड़की वहां पर उस खेत में अकेली ही फसल को काट रही है। एंड बाइंड्स, और बांध रही है दी ग्रेन, ग्रेन का मतलब यहाँ पे वैसे तो अनाज होता है लेकिन यहाँ पे फसल लगेगी, यानी कि वो लड़की अकेले ही उस फसल को काट रही है और अकेली ही क्या कर रही है, बांध रही है। इतना चीजें क्लियर हो गई। और आगे देखो, एंड मीन्स और सिंग्स मीन्स गाती है। अब मलंकली, मलंकली मतलब होता है वेदना वाला, दुख भरा, ओके, स्ट्रेन गीत गाती है, यानी कि वो एक दुखी, उदासी वाला, दुख वाला मलंकली गीत, स्ट्रेन गाना गाती है। ओ लिसन, सुनो, फॉर दी बेल, बेल मीन्स होता है घाटी, बेल मीन्स क्या होता है, घाटी, और प्रोफाउंड का मतलब होता है कि गहरी, प्रोफाउंड गहरी। ये जो घाटी है ना वो बहुत गहरी है, जिसमें जो हाईलैंड की लड़की है वो गीत गा रही है, तो उसकी जो गीत की आवाज है वो गूंज रही है उस गहरी घाटी में। इज ओवरफ्लोइंग हो रही है, क्या ओवरफ्लो हो रहा है, विद द साउंड, उसका साउंड, उसकी आवाज ओवरफ्लो हो रही है। इतना क्लियर है। देखो यहाँ पे ये सॉलिटरी रीपर है, सॉलिटरी गर्ल है जो अकेले खेत में बैठी हुई है और अकेली ही वो क्या कर रही है कि फसल को अपनी बांध रही है, गा भी रही है साथ ही साथ में और फसल को बांध भी रही है। बात यहाँ तक पहला पैराग्राफ मुझे लग रहा है क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे क्या कहा गया मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अकेली फसल को काट रही है, उन्हें बांध भी रही है और एक दुख भरा गीत भी साथ साथ में गा रही है। पोइट यहाँ पर सिर्फ पढ़ने वालों से एक बात कहता है, सुनो ये जो गहरी घाटियां है ना, डीप प्रोफाउंड है ना, बेल प्रोफाउंड है,
इन घाटियों में भी इस लड़की की आवाज बहती हुई निकल रही है, यानी कि गूंज रही है। बात क्लियर हो गई? तो एक बार तेजी से हमारे साथ बोल लो कि उस सामने वाले खेत में विलियम वर्ड्सवर्थ निकल के जा रहे हैं। इनकी नजर कहां? सामने वाले खेत में पड़ती है। वहां कौन दिखता है? अकेली उस पहाड़ी लड़की को देखो, वह फसल काटती हुई कोई गीत गा रही है। क्या हम यहां रुकें या उसके गीत को सुने या यहां से निकल जाएं? ये सब दिमाग में है, ठीक है। अकेली ही ये अनाज को काट रही है और उन्हें बांध भी रही है, और साथ ही साथ क्या कर रही है? एक दुख भरा गीत भी गा रही है, ठीक है। और ये भी सुनो कि संपूर्ण घाटी में उसके गीत की मधुरता जो है वो गूंज रही है। आगे देखो भाई, यहां से आप जो है इसके डिफिकल्ट वर्ड भी देख सकते हो। ये हमने यहां पर इसके डिफिकल्ट वर्ड लिख दिए हैं, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट अगला पैराग्राफ। अब ये नाइटिंगेल वर्ड आ जाता है तो हम क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पर मान लीजिए अगर कहीं पर नाइटिंगेल ऑप्शन में भी नाइटिंगेल लिख रखा है तो हम तुरंत कह देंगे यार ये तो नाइटिंगेल से लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है कि सॉलिटरी रीपर में दो पक्षियों के नाम, दो सिंगिंग बर्ड के नाम दिए गए, कौन कौन से? तो एक तो नाइटिंगेल, दूसरा कुक्कू। एक नाइटिंगेल और दूसरी कौन सी बर्ड है? कुक्कू, ठीक है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए। अब आगे देखो, अब स्टेंजा नंबर 2 देख लो क्या कहता है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चाउंट, यानी कि किसी भी नाइटिंगेल, नाइटिंगेल क्या है? एक सिंगल वर्ड है। डिड एवर चाउंट यानी कि कभी नहीं गाया होगा मोर वेलकम, इतना स्वागत वाला। नोट मीन्स गीत, किसके लिए? टू बेरी थके हुए। बैंड्स का मतलब, बैंड ऑफ ट्रैवलर का मतलब होता है, बैंड्स मीन्स समूह, ऑफ ट्रैवलर्स यात्रियों के समूह के लिए। इन मीन्स में, सम मीन्स कुछ, सैडी मीन्स छायादार, हाउंट मीन्स स्थान या जगह या अड्डा, ओके। अमंग बीच में, अरेबियन सैंड्स, अरेबियन अरेबिया के, सैंड्स मीन्स रेगिस्तान, ठीक है। तो अब देखो पहले इतनी लाइनों का मीनिंग समझ लो अच्छे से कि आखिर क्या कहा गया है। अरब के रेगिस्तान में जो हारे थके यात्री होते हैं ना, वे आराम करने के लिए कुछ छायादार, आराम करने के लिए कुछ छायादार अड्डों पर रुकते हैं और वहीं पर आकर के नाइटिंगेल का गीत सुनते हैं। नाइटिंगेल अपने गाने को गाकर सभी यात्रियों का क्या करती है? स्वागत करती है। जितने भी थके यात्री वहां पर आते हैं, नाइटिंगेल अपने गाने से उन यात्रियों का स्वागत करती है। उस जवान लड़की के गाने ने नाइटिंगेल के गाने को भी पीछे छोड़ दिया है, यानी कि नाइटिंगेल का गाना भी अब फीका लगने लगा है, वो उतना अच्छा नहीं है। उतनी सुरीली आवाज़ नाइटिंगेल के गाने की, गीत की नहीं है जितनी सुरीली आवाज़ वो जो हाईलैंड की पहाड़ियों में जो अकेली खेत में लड़की गीत गा रही है, जितना सुरीली आवाज़, जितना सुरीला गीत उसका है। आगे देखो, यानी कि और नाइटिंगेल का गाना उस लड़की के गाने के सामने क्या लगने लगा? एकदम फीका लगने लगा है। यानी कि नाइटिंगेल का गाना अब उतना अच्छा नहीं लगता जितना उस लड़की का गाना सुनने में लग रहा है। इतनी रोमांटिक आवाज़ विलियम वर्ड्सवर्थ ने इससे पहले कभी नहीं सुनी। वो कहते हैं अमंग अरेबियन सैंड्स, अब वॉइस एक आवाज़ सो थ्रिलिंग, यानी कि इतनी ज़्यादा रोमांचित आवाज़ थी। थ्रिलिंग का मतलब होता है रोमांचित। नेवर वाज हियर्ड, कभी नहीं सुनी गई। बाय हिम, किसके द्वारा? लेखक के द्वारा। यानी कि फिर से वो कहता है इतनी रोमांटिक, इतनी रोमांचक आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी गई। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं इन स्प्रिंग टाइम, जो बसंत ऋतु का समय होता है, उस समय फ्रॉम द कुक्कू बर्ड, जो कुक्कू बर्ड होती है का गाना भी उतना खूबसूरत नहीं होता है जितना खूबसूरत इस लड़की का है। और आगे कहते हैं इन द स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुक्कू बर्ड क्या करता है? ब्रेकिंग, तोड़ देता है द साइलेंस ऑफ द सीज, जो समुद्र की खामोशियों को भी तोड़ देता है। अमंग द फारदेस्ट, अमंग बीच में, द फारदेस्ट हेब्रिडीज, यहाँ पे फारदेस्ट का मतलब होता है बहुत दूर, सबसे दूर, और हेब्रिडीज क्या होता है? पहाड़ियों के समूह को कहा जाता है। पहाड़ियों के समूह को क्या बोला जाता है? हेब्रिडीज। यानी कि वो कहते हैं कि जो स्कॉटलैंड के तट पर उत्तर पश्चिम के जो द्वीप हैं हेब्रिडीज के, उनके समूह के बीच जो समुद्र है, उन सब की खामोशी को भी, समुद्र की खामोशी को भी तोड़ देता है। यानी कि कुक्कू बर्ड के गाने से भी उस लड़की का गाना अधिक अच्छा है, अधिक सुरीला है।
बात क्लियर हो गई, ये बात कही गई है। हेब्रिडीज हम पहले ही बता चुके हैं, स्कॉटलैंड में क्या है, एक द्वीप समूह का नाम है। और फरदेश का मतलब सबसे अधिक दूर। स्प्रिंग का मतलब बता ही चुका हूं, क्या होता है, बसंत। सैडी छायादार, हाउंड अड्डा या बसेरा के लिए बोलते हैं। और सैंड्स रेगिस्तान होता है। थ्रिलिंग चीजें क्या होती हैं, बहुत रोमांटिक चीजें हो, उन्हें हम थ्रिलिंग कहते हैं। बैंड कोई भी चीज हो, समूह या टोली के लिए बोला जाता है। और बेरी का मतलब होता है थका हुआ, ठीक है। चाउंट मीन्स गाना, नाइटिंगल तुम्हें पता ही है क्या होता है, एक सिंगिंग बर्ड है। अब अगला पैराग्राफ देखो, नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा क्या कहता है, बिल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। बिल नो वन टेल मी, क्या कोई मुझे बताएगा, क्या कोई मुझे बताएगा कि वह क्या गा रही है। आगे परहैप्स शायद द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद कोई प्लेंटिव नंबर्स फ्लो। प्लेंटिव का मतलब होता है दुखी, नंबर्स का मतलब होता है गाना। अगर नंबर होता तो इसका मतलब होता है संख्या, और नंबर्स का मतलब होता है यहाँ पे गाना। यानी कि प्लेंटिव्स नंबर फ्लो, प्लेंटिव का मैंने क्या बताया, दुखी, नंबर्स का मतलब गाना। शायद वह कोई एक दुखद घटना को याद करके एक दुखी गीत, एक प्लेंटिव नंबर्स को गा रही है। या फिर ये भी हो सकता है आगे, फार ओल्ड, या उसे कोई पुरानी अनहैप्पी, जो दुखी कर देने वाली स्मृति है, याद है। फार ऑफ थिंग्स, किसी वस्तु की, या तो वो उसे परेशान करे। या एंड और बैटल लॉन्ग अगो, या यहाँ कोई युद्ध हुआ होगा बहुत पहले, तो उस युद्ध में जो घटनाएं घटित होंगी, तो उन घटनाओं को, बुरी घटनाओं को, दुखित होने वाली घटनाओं को, भीभत्स भयंकर घटनाओं को याद करके ये कोई गीत गा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लड़की है ना, वो एक दुखद गीत गा रही है। क्यों गा रही है, क्योंकि उसे निश्चित ही कोई ना कोई, उसकी टोन से ही विलियम वर्ड्सवर्थ को लग रहा था कि ये लड़की कोई दुखद गीत, सैड सॉन्ग गा रही है। अब क्यों, क्योंकि सैड सॉन्ग तो तभी गाएगी ना जब कोई उसे दुखद घटना याद आ जाए, या फिर उसे कोई युद्ध की याद आ जाए, या अपनी कुछ पर्सनल चीजें जो उसे दुखी कर रही हो। यानी कि कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से वह दुखी होकर के कोई दुख भरा गीत गा रही है। वजह उसकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन फाइनली विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं समझ पाते हैं कि व्हाट इज द थीम ऑफ दिस सॉन्ग। ये जो गीत गा रही है ना, इस गीत का थीम क्या है, क्योंकि उन्हें उसकी गैलिक लैंग्वेज थी, तो उस गैलिक लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से समझ ही नहीं पाए। और इज इट सम मोर हम्बल, हम्बल ले का मतलब होता है छोटा गीत। हम्बल ले का मतलब क्या होता है, छोटा गीत। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, इसका मतलब ये हुआ, या फिर कोई बहुत छोटा गीत हो सकता है जो यहाँ के लोग अक्सर जो है वो गुनगुनाते रहते हैं। यानी कि ये यहाँ की ट्रेडिशन या कोई परंपरागत गीत हो सकता है जो यहाँ के लोग हमेशा गाते ही रहते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, बट मुझे क्लियर कुछ भी नहीं पता, ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमें उसकी आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन वो क्या गा रही है ये हमें समझ नहीं आ रहा था। या फिर देखो आगे क्या क्या गया, सम नेचुरल सारो, या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये कुछ नेचुरल सारो, प्राकृतिक कोई आपदा आई हो, उसका लॉस, उससे जो हानि पहुंची हो, उसके बारे में कोई गीत गा रही हो। या जो दुख दर्द हुआ हो उसको, डेट हैज बीन एंड मे बी अगेन। या फिर यह लड़की इस गीत को किसी प्राकृतिक आपदा या किसी प्राकृतिक नुकसान या किसी प्राकृतिक दर्द को याद करके गा रही है, जो नुकसान या तो हो चुका है या होने वाला है। यानी कि डेट हैज बीन या तो हो चुका है, एंड मे बी अगेन या ये होने वाला है। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो अब आगे देखो, यहां से देख लीजिएगा, आपको खुद ही उसके दुखी मूड का पता लग जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 4 देखो, लास्ट स्टेंजा है। प्रत्येक स्टेंजा में 8 लाइनें हैं, ध्यान रखना। टोटल 32 लाइन की पोइम है। इसको लिखा गया कब, 1805 में। पब्लिश कब कराया गया, 1807 में, इन अ पोएटिक वॉल्यूम, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम, ठीक है। 1807 में ये पब्लिश हुई है। अब लास्ट स्टेंजा इसका देख लो फटाफट। वॉट एवर दी थीम, अब खुद ही ये बात कहते हैं कि भाई इसकी विषय वस्तु कुछ भी हो, विषय वस्तु, इसकी विषय वस्तु या थीम कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। वॉट एवर दी थीम, दी मैडन सॉन्ग
मैडन सॉन्ग का मतलब होता है, मैडन वो युवती के लिए बोला गया है, और सैंग जो गा रही है। द मैडन सैंग एज इफ, यहां से समझ लीजिएगा, एज इफ मानो कि हर सॉन्ग उसका गीत कुड हैव नो एंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, पूछी गई हैं एग्जाम में, इसलिए इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। वॉट एवर द थीम द मैडन सॉन्ग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। ये लड़की के गाने में कोई भी थीम हो, उसे सुनकर ऐसा लगता है कि उसका ये जो गाना है ना वो कभी भी खत्म नहीं होगा। फिर वो कहता आई सा, मैं देखता हूँ, हर मीन्स उसको सिंगिंग गाते हुए एट हर वर्क, मैंने उसे गाते हुए देखा जब वह अपने खेतों में झुककर, यानी कि एंड ओवर द सिकल बेंडिंग। सिकल का मतलब होता है हंसिया, सिकल क्या होता है हंसिया, और बेंडिंग का मतलब होता है झुक करके, यानी कि मैंने उसे गाते हुए देखा। कब देखा? जब वह अपने खेतों में झुककर फसल काट रही थी। तभी क्या हुआ? आई लिसनड, मैंने सुना, मोशनलेस होकर के, मोशनलेस का मतलब गतिहीन, यानी कि रुक करके। फिर मैं वहां रुका, एकदम रुक गया, और रुक करके मैंने उसको अच्छी तरह से सुना। किसको? उस लड़की के गीत को बहुत अच्छे तरीके से सुना। एंड स्टिल, शांत होकर के एकदम, एंड और एज आई माउंटेड अप द हिल, फिर उस लड़की को के गाने को सुनने के बाद जैसे ही मैं पहाड़ियों पर ऊपर की तरफ चला गया, यानी कि माउंटेड अप, माउंटेड अप का मतलब पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाना। ओके, द हिल, पहाड़ी पर, द म्यूजिक, म्यूजिक, ये भी लास्ट लाइनें हैं, इंपॉर्टेंट हैं। द म्यूजिक मीन्स उसका संगीत, इन माई हार्ट, मेरे हृदय में, आई बोर, जो मेरे हृदय में छप चुका था अब तक। यानी कि वो कहता है कि ऐसा लगा कि उस लड़की का गाना अभी तक मेरे दिल में गूंज रहा है, ठीक है। हालांकि अब इस बात को बहुत समय हो चुका है, लॉन्ग आफ्टर, बहुत टाइम हो चुका है, इट वॉज हियर्ड नो मोर, और अब मैं उसकी आवाज को सुन नहीं पाता हूं। लॉन्ग आफ्टर, बहुत समय पहले उसकी आवाज को सुना था, इट वॉज हियर नो मोर, लेकिन अब उसकी आवाज को मैं सुन नहीं पाता हूं। बात समझ में आ गई? उसके कहने का मतलब सिर्फ इतना था लास्ट पैराग्राफ में भाई, कि वो जो लड़की है, लड़की के गीत की विषय वस्तु कुछ भी हो, यानी कि थीम कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, परंतु वह उसे इस तरीके से गा रही थी जैसे कि उसका गीत कभी भी अंत होने वाला नहीं है, उसका गीत कभी भी समाप्त नहीं होगा। वो कुछ इस तरीके से उस गाने को गा रही थी। कभी ने उसे खेत में काम करते समय गाते हुए सुना, यानी कि काम भी कर रही थी और गा भी रही थी। जब वह हंसिया लेकर के, हंसिया दराती कुछ भी बोल लो, ठीक है, पर झुकी हुई फसल को काट रही थी, तभी शांत और स्थिर होकर के, कभी को उसका गीत अच्छा लगा, उसकी मेलोडी अच्छी लगी, तो शांत होकर के वहीं खड़ा हो गया और खड़े होकर के उसके गीत को सुनने लगा। जब वह पहाड़ी पे चढ़ रहा था तो उसके गीत की मधुर यादों को अपने हृदय में संजोए हुए था। उसके हृदय से उसके गीत की मधुर यादें वो निकलने का नाम नहीं ले रही थी। वह गीत बहुत दिनों बाद भी कवि की स्मृति में बना रहा। जब यादें अच्छी होती हैं तो बहुत लंबी चलती हैं, तो वो इसी तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ के दिमाग में भी वो गीत काफी दिनों तक गूंजता रहा। उसके कानों में उसके गीत की मधुर लहरियां गूंजने लगती थीं। लेकिन लास्ट लाइन में वो कहते हैं अब काफी समय हो गया है उस तरीके के गीत को सुने हुए, ठीक है। तो ये थी कहानी विलियम वर्ड्सवर्थ के काय की, सॉलिटरी रीपर की। तो आगे जो नेक्स्ट पोएम हम लोग डिस्कस करेंगे वो भी कोई एक अच्छी ही पोएम होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।